आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि मेरा आप लोगों से प्रॉमिस था कि जैसे ही अपना इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो वी विल स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा जहां तक कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात है, स्टूडेंट्स को ये सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर लगता है, ठीक है। बट विश्वास कीजिएगा, सबसे पहले तो अपने इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत मुश्किल चैप्टर है। इट इज वेरी इजीएस्ट वन, बट आपको केवल बेसिक्स को अपने क्लियर रखना है और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके एक एक पॉइंट को, एक एक बेसिक्स को क्लियर करता चलूं। देखिएगा किस तरीके से आप ये चैप्टर आसानी से समझ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग साथ मिलकर बेटा स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा बेटा, जो आपको यूज करनी है वो कहां पर बैलेंस शीट के किस पार्ट्स में, किस हेडिंग में वो चीज आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है, मेरी इन वीडियोज को एंड तक देखना है और सच मानिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से जी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो आपको ये बताता है बेटा कि एक साल में किसी कंपनी में किन किन सोर्स से कितना पैसा आया और किन किन सोर्स में कितना पैसा यूज हुआ। इसी स्टेटमेंट का नाम है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पर अब कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा। कैश ऑब्वियस सी बात है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों इंक्लूड होते हैं बेटा कैश में। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के जैसे होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में, आपकी बुक में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी या फिर शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट। ये सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसका आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये सबसे लास्ट में यूज होते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेटा इसी चैप्टर से वाइवा भी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वाइवा इसी से लिया जाता है, ठीक है। और इस बार तो रेशियो नहीं आएगा, तो इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाएंगे। तो जो एक्सटर्नल है बेटा, वो आपको इसके अलावा आपसे और एग्जांपल पूछ लेता है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो उसके दो एग्जांपल आप और याद रख सकते हैं, वो है कॉमर्शियल पेपर और टेरिजी बिल्स, जिनको आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। बट रिमेंबर दिस थिंग, वो आपके क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने बात की कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब बात करते हैं बेटा कि हमें कैसे पता चलेगा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम फर्म के पास कितना पैसा आया और कंपनी से कितना पैसा कहां कहां पर गया। तो इसके लिए बेटा इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने अपनी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं बेटा उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मींस हमने वो सारी एक्टिविटीज जिनसे एक कंपनी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कैश आएगा या फिर कैश जाएगा, उन सारी एक्टिविटीज को बेटा हमने अपने इन तीन अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है। अब यहां पर देखिए, जो 60% क्वेश्चन है बेटा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप समझ लिए आपका क्वेश्चन 60% अटेम्प्ट हो गया है, ठीक है। फिर जो इन्वेस्टिंग है वो 20% है और फाइनेंसिंग भी 20% है।
और बच्चों को जो सबसे ज्यादा समस्या आती है बेटा वो आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्यों? बिना बेस के हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरा अपना मानना यह है कि आपको सबसे पहले इसके बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जिस चीज में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस चीज में आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है बेटा, उससे जो पैसा आता है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। और उस पैसे को कमाने के लिए यानी सेल्स में को कन्वर्ट करने के लिए सेल्स तक के जो जिस खर्चे हैं बेटा वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड होता है बेटा? जिस चीज में एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज से आने वाला पैसा, ठीक है, वो इनफ्लो होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए मेरी दुकान मोबाइल बेचने की है, ठीक है, तो मोबाइल बेच के जितना मेरे पास पैसा आया बेटा वो मेरा कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट मोबाइल खरीद के लाने से बेचने तक के जो खर्चे हैं बेटा वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो हमें देखना होता है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आया ज्यादा या फिर बेटा गया ज्यादा, ठीक है। अगर आया है तो हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब हमारे पास कुछ पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया है। दूसरा होता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसका पोर्शन 20% है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेटा केवल दो चीजें इंक्लूड होती हैं, लिख लीजिएगा। आपको जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालनी है बेटा, आप बैलेंस शीट की असेट साइड में जाइएगा और असेट्स में केवल दो चीजें, नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनके बैलेंस को चेक कीजिएगा। केवल ये जो दो कंपोनेंट्स है बेटा, ठीक है। कहां जाना है इन्वेस्टिंग के लिए? सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड में जाओ और असेट्स में नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, केवल इनको देखना है, ठीक है। तो यहां पे टी रहेगा ना, मैं टी लगाता हूं। और नॉन करंट असेट्स में दो आती है बेटा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो आपको इन दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट्स। क्वेश्चन आप बैलेंस शीट से बनाते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। फिर बात करते हैं बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें देखने होते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए, अगर आप बिजनेस की कोई भी फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हो, आइदर इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए बेटा, ठीक है। और आपके पास जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं वो दो ही होते बेटा, या तो आप अपना पैसा लगाओगे या फिर आप बोरो करोगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें उन सोर्स ऑफ फाइनेंस को ही देखना है कि उनसे कितना पैसा आया या फिर उन सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए कितना पैसा गया। और कंपनी के केस में जो हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं बेटा वो दो होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड और एक होता है बोरोड फंड्स, ठीक है। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें कहां जाना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाना है और लायबिलिटीज में ये दो चीजें चेक करनी है। शेयर होल्डर फंड में बेटा शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और बोरोड फंड में आपका डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है वो है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। रिमेंबर दिस थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कंपोनेंट मानते हैं, ना कि करंट असेट्स का पार्ट यानी वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये तो बात होगी बेटा कि कैसे हम लोग अपनी एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनसे कि हमारी कंपनी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कैश आता है या फिर कैश जाता है, ठीक है। तो यानी इसमें जो सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बाकी दोनों तो हो जाएंगे बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा जो बच्चों को लगता है वो ये लगता है। तो अब बात करते हैं
कि इसमें प्रॉब्लम कहां आती है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है बेटा कि जिस एक्टिविटीज में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट्स में, जिस गुड्स में हमारी कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो हमारा वर्क ऑफ ऑपरेशंस है, उससे कितना पैसा आया और उस पैसे को कमाने के लिए हमने कितना खर्च किया। तो इसको समझने से पहले बेटा एक बार हम लोग चलते हैं अपने 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाए तो बेटा हमने कैसे बनाए थे, एक बार वो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने इसको रिकॉल क्यों किया। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, अपना सेल्स लिखते थे, कंपनी में इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। फिर सेल्स में से बेटा हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे। ठीक है, तो हमारा आ जाता था बेटा ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में से हमने क्या माइनस किया बेटा, हमने माइनस किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हमने माइनस किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और यहां पे बेटा हमारे पास जो आ जाता है, ये आता है इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेसिकली हमें यही निकालना है। ठीक है बेटा, और जब हमको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़े ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसका नाम है बेटा डायरेक्ट मेथड। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग डायरेक्ट मेथड भी करते थे बेटा और इनडायरेक्ट मेथड भी करते थे। तो ये डायरेक्ट मेथड है बेटा, ठीक है। बट आज के टाइम पर हमारे कोर्स में डायरेक्ट मेथड नहीं है, वी हैव टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा इससे और आगे बेटा। तो इसके बाद देखिए, हम जब पढ़ते थे तो हम लोग केवल ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करते थे, बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं करते थे, बट आपने रेशो में इसको पढ़ा है। जब नेट प्रॉफिट निकालना है तो हमें और क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें से हमें माइनस करने पड़ते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या आता है बेटा, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, और यहां गुडविल के साथ बेटा पेटेंट्स राइट्स भी लिख देते हैं। जब हम कंपनी में भी अकाउंट बनाते हैं तो बेटा कुछ इस तरीके से हमें बनाना पड़ता है, बट आजकल हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, बनता इसी तरीके से बेटा, सबसे पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स वो होता है, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग 11 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। और उसके बाद हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारा निकल आता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस वो खर्चे जिनको बेसिकली हम खर्चों के रूप में दिखाते हैं, बट बेटा उनसे कैश नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हम यहाँ पर खर्चे घटा रहे हैं, बट इन खर्चों से कैश नहीं जाता है, तो ये सारे खर्चे भी हम घटाते थे। इसके बाद बेटा हम माइनस करते हैं कंपनी के केस में भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है, अभी हमने अपनी सारी एक्टिविटीज को जिनसे कैश आता है या जाता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेट करने के खर्चे, ठीक है, यानी सेल्स तक के खर्चे होते हैं। तो सेल्स तक के खर्चों के अलावा अगर कोई और खर्चा जा रहा है, ठीक है, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यानी या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बिलोंग करता हो या फिर वो फाइनेंसिंग से। तो यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के खर्चे मिलेंगे, सॉरी बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के खर्चे मिलेंगे। कौन से, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स
पब्लिक डिपॉजिट और लोन, हम लोग ये भी माइनस करते थे बेटा, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस के नाम पे। और इसके अलावा प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है बेटा, ये सब हम माइनस करते थे। ठीक, ये नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि ये सारे खर्चे किसके हैं बेटा, ये सारे खर्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हैं। हम इंटरेस्ट किस पे करते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं बेटा जो हमने बोरो किया है, जो हमने लोन लिया है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी हमारा बोरोड फंड है बेटा, प्रेफरेंस शेयर भी हमारा जो शेयर कैपिटल का पार्ट है, शेयर होल्डर फंड है। तो इन पे जो हमने खर्चे किए बेटा, ये खर्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नहीं है, ये सारे खर्चे किसके बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हैं, क्योंकि ऑल दोज एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सोर्स ऑफ फाइनेंस इकट्ठा करने के खर्चे, ठीक है। बट जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो इन सबको सेल्स में से माइनस करते हैं, यानी जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम थी सेल्स, वो कम होती जा रही है बेटा, ठीक है, उसमें से हम ये सारे खर्चे माइनस करते जा रहे हैं। और उसके बाद बेटा हम ऐड करते हैं यहां पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए वहां पर हम नाम नहीं देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते थे, जो भी इनकम आती थी हम लोग लिख देते थे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब आता था, ठीक है। अब देखिए रेंट रिसीव्ड, रेंट कहां से आएगा, रेंट आएगा बेटा अगर आपकी कंपनी ने किसी बिल्डिंग या किसी लैंड पे किराए ये पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके अगेंस्ट आपको रेंट मिलता है बेटा। इंटरेस्ट कहां से आएगा, अगर आपकी कंपनी के पास सरप्लस फंड है, आपने वो पैसा किसी दूसरी कंपनी में डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, या किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे लोगों को किसी और को आपने लोन के रूप में पैसा दे रखा है, तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कहां से आएगा, अगर आपकी कंपनी के पास सरप्लस मनी है, आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स में वो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो बेटा आपको डिविडेंड मिलता है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, असेट्स और इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट असेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो इनसे जो भी प्रॉफिट होगा वो सब आप ऐड करते थे, ये सब इनकम आप ऐड करते थे। बट एक्चुअल में बेटा जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, ये सब किसकी है बेटा, इन्वेस्टिंग इनकम है बेटा हमारी, ठीक है। क्योंकि ये सब हम पैसा किससे कमा रहे हैं बेटा, हम कमा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, ठीक है। हम लोगों ने अपनी नॉन करंट असेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है जिससे कि हम लोगों को इनकम मिल रही है, तो ये पैसा ऐड होना चाहिए था बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया। बट हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसको ऑपरेटिंग इनकम में ऐड कर दिया था, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो बेटा जब हम लोग अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें, तब आता था हमारा नेट प्रॉफिट, तब आता था बेटा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब कंपनी के केस में प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं बेटा, कौन कौन से, एक हिस्सा आप प्रॉफिट में से बेटा टैक्स के रूप में देते हो, दूसरा हिस्सा आप रिजर्व के रूप में रखते हो, और तीसरा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट देते हो शेयर होल्डर को, ठीक है। दो तरीके का डिविडेंड आगे थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके बाद भी कंपनी के पास जब प्रॉफिट बच जाता है तो कंपनी उसको अपने पास रख लेती है। पार्टनरशिप में भी होता था बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा होता था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कहते थे। असेट्स में होता था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, उसको नाम दिया गया है सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसको नाम दिया गया बेटा। तो सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्या है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। समझिए हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा 2 साल के प्रॉफिट होते हैं, 2 साल के सारे बैलेंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम कंपेयर करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई हमारी असेट्स बढ़ी है या कम हुई है, हमारे डिबेंचर्स या शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है। तो 2 साल के बैलेंस होते हैं हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास शेयर होल्डर फंड में एक हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है रिजर्व में वो सब मेंशन होते हैं, और वहीं पे लिखा होता है सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। मान लीजिए पहले साल, ठीक है, या इस साल के समय आपके पास 2 लाख था, और साल के एंड में सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बैलेंस दिखा रखा है 5 लाख। तो इसका मतलब है इस साल आपकी कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा है वो 3 लाख रुपए प्रॉफिट बचा है। तो यानी अपने प्रॉफिट में से 3 लाख रुपए आपने यहां पर भी ट्रांसफर कर दिए। तो ये होता है बेटा लास्ट में सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं बेटा, इसको इनडायरेक्ट मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग यहां पर होते हैं सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां से हमें वापस यहां आना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है इनडायरेक्ट मेथड, जो हमारे कोर्स में है। हमें इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है बेटा। हम लोग यहां पर हैं और हम लोगों को यहां पे आना है। अब आप सोचिए हम यहां पर कैसे हैं। देखिए मैं यहां पर हूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। मैं यहां पर हूं, मैं अगर इसमें ये चीजें ऐड कर दूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है। फिर ये जो 2 चीजें मैंने लेस की हैं ये ऐड कर दूं, और जो मैंने ऐड किया था वो लेस कर दूं, तो मैं यहां पर पहुंच जाता हूं। और इसी को इन्होंने एक फॉर्मेट का रूप दिया है बेटा, ठीक है, जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो फॉर्मेट हम कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे, अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने उस फॉर्मेट की। तो देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया कि हम इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा हमें नीचे से वापस ऊपर आना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ये स्टडी किया है इसको हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, सबसे नीचे हमारा क्या था, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना है, और सबसे पहला स्टेप हमें कैलकुलेट करने के लिए करना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें जो प्रॉफिट में से हमने 3 चीजें माइनस करके सरप्लस निकाला था, वो 3 चीजें वापस से ऐड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बेटा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये कैसे निकालोगे बेटा, करंट ईयर बैलेंस ऑफ सरप्लस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑफ सरप्लस, ये आपको माइनस करना है। तो आपका आ जाएगा बेटा प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द ईयर। मान लीजिए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास सरप्लस था ज्यादा, एंड में हो गया है कम। जैसे 1 लाख था 80,000 हो गया, तो इसका मतलब 20,000 रुपए का हमें इस साल लॉस हुआ है, तो हम लोग लॉस लिख देंगे, और अगर उल्टा है तो हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे। तो ये हमने सबसे पहले सरप्लस का डिफरेंस निकाल दिया जो सबसे लास्ट में था। अब उसके बाद देखिए दोबारा से हम क्या करेंगे, जो माइनस किया था उनको ऐड करना है, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बेटा, ये हम लोग ऐड करेंगे।
अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये कंपोनेंट आपको मिलेंगे कहां। जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है बेटा, आपको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाना है और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इनमें देखना है। अगर होगा तो यहां मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखना है। तो पहला हमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ऐड क्यों करते हैं आप ये भी समझ लीजिए। हम बेटा ऐड इसलिए करते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का मतलब है इस साल हमने प्रॉफिट में से निकालकर उसको रख लिया, हमने पे नहीं किया बेटा। देखिए वैसे भी जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं बेटा वो हिस्टोरिकल बेस्ड होते हैं। हिस्टोरिकल बेस्ड का मतलब क्या है, हम 31 मार्च तक तो ट्रांजैक्शन करते हैं, तब जाके हमारा साल खत्म होता है। तो 31 मार्च तक जो हमारी सेल्स हुई है वो सब काउंट होती है। फिर हम फाइनल अकाउंट कब बनाएंगे, वो बनाएंगे 31 मार्च के बाद। यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकाल कर रख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम की, जिसकी पेमेंट जो है किसके लिए, जो हमारा प्रीवियस करंट ईयर गया है, हम उसके अकाउंट नेक्स्ट ईयर में बना रहे हैं, बट वो पे कब होता है, नेक्स्ट ईयर में। तो हमने केवल निकाल के रखा, पे नहीं किया, इसलिए इसको दोबारा से ऐड करना पड़ता है। फिर बात करते हैं बेटा ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी फंड है, वो आपको कहां मिलेंगे बेटा, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेंगे। कहां पे, जहां पे सरप्लस का बैलेंस था वहीं पे आपको रिजर्व वगैरह का बैलेंस भी मिलेगा। और सारे फंड, सारे रिजर्व अगर बढ़ रहे हैं तो वो ऐड होने हैं, सिवाय एक फंड के, नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, वो आपकी लायबिलिटीज होती है, ये ध्यान रखना है, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी। फिर बात करते हैं बेटा तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट है प्रपोर्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर, प्रपोर्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। और इसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड फॉर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए आपको इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों अगर आपको मिलेंगे तो आपको बैलेंस शीट से नीचे एडजस्टमेंट में मिलेंगे। अगर आपको ये पता है कि ये कहां मिलेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं देखेंगे भाई, आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट में देखना है। एडजस्टमेंट में आपको करंट ईयर का प्रपोर्ड डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का प्रोविडेंड दे रखा होता है और प्रपोर्ड डिविडेंड दे रखा होता है, और आपको एडजस्टमेंट में ही इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है। ठीक है बेटा, तो ये चार चीजें, ठीक है, जो हमने ऐड कर दी है, इनमें से अब दो तो डिविडेंड है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी समझ लीजिए। प्रपोर्ड डिविडेंड मींस डिविडेंड व्हिच वी आर प्लानिंग टू पे, पे नहीं किया है, व्हिच वी आर प्लानिंग टू पे। ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बेटा, जब कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होता है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं बेटा वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उस सरप्लस प्रॉफिट में से उसी साल एक डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को पे कर देते हैं सरप्लस प्रॉफिट में से, उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इसलिए हम इनको ऐड क्यों करेंगे अब ये समझिए। ठीक है, ये फॉर प्रीवियस ईयर है। इसका रीजन होता है बेटा कि जो करंट ईयर में हम डिविडेंड पे करते हैं वो करंट ईयर का नहीं पे करते हैं, करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे होगा। वैसे भी आपको अभी मैंने बताया हिस्टोरिकल अकाउंट्स बनाते हैं लोग, और जो इंटरिम डिविडेंड है वो हम पे जरूर करते हैं, बट बेटा ये दोनों जो है ये एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंपोनेंट नहीं है। ये किसके कंपोनेंट है, ये बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कंपोनेंट है। ये सब शेयर होल्डर फंड का खर्चा है, जो हमने शेयर्स कैपिटल के रूप में पैसा इकट्ठा किया उसका खर्चा है। और शेयर कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, इसलिए इससे हमारा क्या होता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, तो उसको हमें दोबारा से ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हम चारों ऐड कर देंगे। यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं क्वेश्चन में, बहुत चीजें दे रखी होंगी, बट मैं कह रहा हूं कि आपको अगर परफेक्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कौन सा करना होता है हमें, 5 मार्क्स वाला जो आएगा, बैलेंस शीट वाला जो आएगा बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल ये 4 चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो ये हो गया बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, इसको हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो बेटा अब तक हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके कंपोनेंट आपको कहां कहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद फॉर्मेट। तो बेटा ये फॉर्मेट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे ए, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, और वो आप यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अभी तक हमने क्या किया है सरप्लस में, ठीक है, वो 3 कंपोनेंट, मैं 3 ही बात करूंगा, बाकी की बात नहीं करूंगा क्योंकि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में वो नहीं आते। ठीक है, वो 3 कंपोनेंट जो हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस किए थे सरप्लस निकालने के लिए, उनको मैंने दोबारा से ऐड कर दिया है। नाम है टैक्स, रिजर्व और डिविडेंड। अब वहां पे हम पहुंच गए दोबारा से नेट प्रॉफिट पे, हमें पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया था, नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस किए थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए थे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड की थी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर वापस चलना है। ये इसका सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उसके बाद जो हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना है, ताकि हम दोबारा ऊपर की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हो सकता है ये आपको निकालना पड़े, और हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा हो। ठीक है, दे रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा है तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बेटा। अब इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, बट केवल तभी पाया जाएगा, तभी यूज होगा, तभी ऐड होगा जब आपको नीचे बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में सेल ऑफ असेट्स गिवन होगी। अगर गिवन ही नहीं है तो बेटा लॉस का तो मतलब ही नहीं होता, फिर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा अमोर्टाइजेशन
ऑफ गुडविल एंड पेटेंट राइट्स। वैसे 99% चांस में आपको गुडविल ही मिलेगा, ठीक है, पेटेंट राइट्स बहुत कम मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए आपको बता ही दिया क्या करना है। बैलेंस शीट की असेट साइड में जाओ, असेट्स में नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में देखना है, अगर इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, पेटेंट्स राइट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो लाके यहाँ पे लिख देना। बट अगर बढ़ रही है तो ये गलती मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बेटा अगर ये बढ़ रही है तो इसका मतलब ये परचेड है, हमने ये परचेड गुडविल है, ठीक है। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि गुडविल दो तरीके की, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेड। और जब परचेड गुडविल है तो बेटा उसके लिए हमने कंसिडरेशन पे किया होगा, तो ये फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। इसके बाद यहां पे मैं और ज्यादा चीजों की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं केवल जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे कमेंट कर लें, मुझसे बात कर लें, ठीक है। बट यहां पर अब जो मिलेगा वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, इसको भी ऐड करना है। अब बेटा ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करा देता है। क्यों? क्योंकि बेटा हिडन इंफॉर्मेशन है, इंप्लाइड इंफॉर्मेशन है। 11th में भी जब हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते थे तो आपने देखा था कि हम लोगों को अगर बैलेंस शीट में दे रखा है 10% बैंक लोन, 8% बैंक लोन, तो चाहे लिखा हो या ना लिखा हो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। सेम यहां पे भी करना है। बैलेंस शीट में लिखा होता है भैया 10% डिवेंचर, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब हमें ये तो पता चल गया ना डिवेंचर इशू है ना रिडीम हुए, बट आप समझो जो 5 लाख रुपए है वो तो हमने यूज किया होगा पूरे साल में, और यूज किया है तो उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, ठीक है। चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, इंटरेस्ट जो है चार्ज होता है आपकी सेल्स यानी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस होता है, इसलिए इसको दोबारा ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए यही चीजें आपके क्वेश्चन में मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बता रहा हूं कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय एक चीज के जो मिल सकता है वो आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इन्वेस्टमेंट। मैं आपके लिए केवल वो फॉर्मेट बना रहा हूं जो आपको क्वेश्चन में यूज करना है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में मैंने बताया रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वो सब मिल सकता है, ठीक है। बट फिलहाल जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनमें ये चीजें नहीं मिलती हैं, इसलिए मैं उनको मेंशन नहीं करता, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लोग ये 4 चीजें ऐड करेंगे और एक चीज लेस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है बेटा, वर्किंग कैपिटल अभी हमने पढ़ा था टर्म 1 में, इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। यानी अब हमें देखना है कि वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के स्टेटस में क्या क्या चेंज आया है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, चाहे करंट असेट्स हो नॉन करंट असेट्स हो, अगर वो बढ़ती हैं तो उससे पैसा जाता है, माइनस होगा क्योंकि हमने परचेज की होगी। और अगर वो कम होती है तो 2 रीजन होते हैं, या तो डेप्रिसिएशन या सेल। अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो यानी वो सेल है, तो अगर वो वैल्यू कम हो रही है तो हम मान के चलेंगे कि वो सेल हुई है और उससे पैसा आया होगा। यानी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो माइनस करनी है, और असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको प्लस करना है। इसके अलावा लायबिलिटीज के लिए पॉजिटिव रिलेशंस है, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो पैसा आता है, और लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो पैसा जाता है। और यह लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटी साइड में आने वाले सारे कंपोनेंट हैं, आइदर इट्स शेयर होल्डर फंड, इट्स नॉन करंट बोरोइंग्स और इट्स करंट बोरोइंग। क्लियर है? तो हमें फिलहाल जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है
उसमें केवल करंट असेट्स करंट लायबिलिटी लेनी है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया नॉन करंट असेट्स जाती है इन्वेस्टिंग में और शेयर होल्डर फंड और बोरोइंग जाती है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो हमारी बैलेंस शीट में रह जाता है करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, वो हमें यहां लेके आनी है। एड इंक्रीज in current liability, decrease in current assets, क्योंकि हम कहते हैं इनसे पैसा आएगा। लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि बेटा इनसे पैसा जाता है। ठीक है, तो ये सब वर्किंग कैपिटल के लिए हमें निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो करंट असेट्स है उसमें से हम क्या नहीं लेंगे बेटा, करंट असेट्स में से नहीं लेंगे कैश, अगर अलग से दे रखा है, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि बेटा कैश है, कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, इनको हम कहते हैं बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमें नहीं लेने हैं। और करंट लायबिलिटी में से हमें नहीं लेना है बेटा क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या नहीं लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग में जाता है तो इसको भी हमें नहीं लेना है। बाकी जितने भी करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटीज हैं, उन सब का ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका, हमने कर दिया एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें करना है लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बेटा, जो हमने इस साल टैक्स पे किया है उसको हमें माइनस करना है, क्योंकि ये इससे हमारा कैश गया होगा। और अब जो रिजल्ट निकलेगा बेटा वो पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो, या फिर नेगेटिव है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और ये अमाउंट हम यहां पर लिखेंगे और इसको ये बंद कर देंगे। तो ये बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था। ठीक है, आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर बता रहा हूं, इसके आप पार्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो निकालिएगा। फिर उसके बाद उसमें ऐड और लेस कीजिएगा बेटा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंज यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये अभी विदाउट एडजस्टमेंट है। जैसे भी टैक्स का भी बेटा बहुत सारे एडजस्टमेंट होती हैं, 2-3 अलग अलग केस होते हैं टैक्स के। इसके अलावा जो हमारा डेप्रिसिएशन निकालना है उसके लिए भी बेटा अलग अलग केस होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम वो एडजस्टमेंट सीखेंगे और उसके बाद हम फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।